कभी हिमालय की उन वादियों के बारे में सोचा है जहां आर्किटेक्चर, लोक कथाएं और साइकोलॉजी ये सब मिलकर एक बड़ी ही अनोखी कहानी बनाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां घर सिर्फ पत्थर और लकड़ी से नहीं बनते, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं और इंसानी जुड़ाव की नींव पर खड़े होते हैं। जरा सोचिए, 1000 साल पुराना घर और उसके अंदर खड़ा कोई पूछ रहा है, ये ऊपर गिरेगा तो नहीं ना? मतलब एक ही पल में हैरानी भी है और हल्का सा डर भी। पर सवाल यह है कि ये घर सदियों से ऐसे ही खड़े हैं। आखिर क्या है जो इन्हें इतना मजबूत बनाता है? देखिए, हिमालय में जो इमारतें हैं वो भूकंप जैसे खतरों से बचने के लिए तो डिजाइन की ही गई हैं। लेकिन उन खतरों का क्या जो दिखाई नहीं देते? और यही वो सवाल है जो हमें इन दीवारों से परे अनदेखे विश्वासों और सामाजिक जुड़ाव की एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले इन घरों की दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों को जानते हैं। देखते हैं कि कैसे उत्तराखंड के ये पारंपरिक घर सिर्फ मौसम और वक्त की मार ही नहीं झेलते, बल्कि जीने की एक पूरी कला सिखाते हैं। ये घर सिर्फ इमारतें नहीं थे, बल्कि अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम थे। सोचिए, सबसे नीचे घोट में जानवर रहते, जिनकी शरीर की गर्मी ऊपर की मंजिलों को गर्म रखती थी। उसके ऊपर चक, जिसे आज का ड्राइंग रूम कह सकते हैं। फिर आता था मजल, जहां पूरा परिवार एक साथ बैठता था। और सबसे ऊपर पान, सोने के लिए। हर मंजिल का एक बहुत ही खास मकसद था। और इनकी छत बनाने का तरीका, वो तो और भी कमाल का था। बिना किसी सीमेंट या स्टील के सबसे पहले लकड़ी का एक इंटरलॉकिंग फ्रेम, जिसे जाल कहते हैं, बनाया जाता। फिर उस पर मिट्टी की एक मोटी परत, भीता लगाई जाती। और आखिर में पत्थर की चपटी स्लेटें बड़े ध्यान से बिछा दी जाती थीं। और नतीजा, एक ऐसी मजबूत और पूरी तरह से वाटरप्रूफ छत जो सदियों तक टिकी रहे। और ये सिर्फ छत की बात नहीं है, पूरा का पूरा घर ही कुदरत की देन था। पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, यहाँ तक कि दालों को भी बाइंडिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बाहर से गाय के गोबर की एक आखिरी परत इंसुलेशन का काम करती, जो घर को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती। ये सब मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते थे जो नेचुरली एयर कंडीशन भी था और इतना लचीला कि भूकंप भी झेल जाए। तो ये तो हुई फिजिकल खतरों से बचने की बात, लेकिन उन अनदेखी शक्तियों का क्या? चलिए अब उन मान्यताओं की दुनिया में चलते हैं जो इन लोगों को अलौकिक यानी सुपरनैचुरल खतरों से बचाती थी। इस इलाके की लोक कथाओं में तरह तरह के सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स हैं, जैसे आचरी, जो मददगार परियां मानी जाती थीं और दावतों के लिए बर्तन उधार देती थीं। एक ढुंगू छलावा है, जो एक शरारती आत्मा है और पत्थर फेंकती है। और फिर भूत, प्रेत और मसान जैसी डरावनी आत्माएं भी हैं। वो ढुंगू छलावा है, पहले वो छोटे छोटे पत्थर फेंकता है, फिर बड़े और बड़े, तब तक जब तक कि तुम खत्म ना हो जाओ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि किसी का सुनाया हुआ अनुभव है। और ऐसी बातें ही इन लोक कथाओं को सिर्फ किस्से कहानियों से निकालकर लोगों के असल अनुभवों का हिस्सा बना देती हैं। उत्तराखंड में ऐसी कई बदनाम हॉन्टेड जगहें हैं, जैसे लंबी देहर की खदानें, जहां कहते हैं कि रात में हजारों मरे हुए खनिकों की चीखें गूंजती हैं। या फिर मसूरी का सेवॉय होटल, जहां एक कत्ल की गई अध्यात्मवादी की आत्मा भटकती है। ये कहानियां इन जगहों की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। अब इन आत्माओं की दुनिया में रास्ता दिखाने के लिए जाहिर है कुछ आध्यात्मिक रक्षक और रीति रिवाज भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। असल में ये विश्वास की एक बहुत गहरी प्रणाली है जो पूरे समुदाय को सुरक्षा देती है। भूमिया देवता हैं जो पूरी जमीन और गांव के रक्षक हैं। फिर हैं कुल देवता, जो परिवार के पुरखों के रक्षक हैं। पुजेरा वो लोग हैं जो चावल के दानों को पढ़कर दिव्य शक्तियों से बात करते हैं। और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए खास मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हर लेवल पे सुरक्षा का एक आध्यात्मिक कवच। भूमिया देवता की अहमियत इस कहानी से बिल्कुल साफ हो जाती है। गांव वाले कुछ भी बनाने से पहले इजाजत मांगते हैं, लेकिन एक शहर के डेवलपर ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और एक पवित्र जमीन पर फार्म हाउस बना दिया। नतीजा, वो नई बिल्डिंग रहस्यमय तरीके से ढह गई, एक बार नहीं, दो बार। लेकिन सारी आत्माएं डरावनी नहीं थीं। आचरी जैसी मददगार परियां भी तो थी। माना जाता था कि अगर रात में उनसे गुजारिश की जाए तो वे गांव की दावतों के लिए बर्तन उधार देती थी। पर एक शर्त थी, हर बर्तन को बिल्कुल साफ करके लौटाना होता था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि ये सामुदायिक जिम्मेदारी और आपसी विश्वास को मजबूत करने का एक तरीका था।
ये मान्यताएं सिर्फ डर नहीं बल्कि सहयोग की भी नींव थी। तो अब लोक कथाओं से जरा विज्ञान की तरफ चलते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो इतने जटिल सामाजिक और आध्यात्मिक सिस्टम्स थे, ये आखिर कौन सी गहरी इंसानी जरूरत को पूरा कर रहे थे? इसका एक बड़ा दिलचस्प जवाब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी देती है। इसके मुताबिक अकेलेपन की जो भावना है वो कोई कमी नहीं बल्कि हमारे विकास का एक जरूरी हिस्सा है। ये एक अलार्म सिस्टम की तरह है जो हमें बताता है कि हमें दूसरों से जुड़ने की जरूरत है। जुड़ाव की ये जरूरत जीने के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी भूख या प्यास। और ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये सचमुच में जिंदगी और मौत का सवाल है। एक स्टडी हुई कोई छोटी मोटी नहीं 32,000 से ज्यादा लोगों पर, और उसके नतीजे सच कहूं तो चौंकाने वाले थे। जो पुरुष समाज से कटे कटे रहते हैं उनमें हार्ट की बीमारियों से मौत का खतरा सोचिए कितना, 90% तक ज्यादा था। और खतरा सिर्फ दिल की बीमारियों तक ही नहीं है। साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि सामाजिक अलगाव दिमाग के काम करने की क्षमता को बिगाड़ सकता है, शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को कमजोर कर सकता है, डिप्रेशन का खतरा बढ़ा सकता है और यहां तक कि उम्र भी कम कर सकता है। और अब आखिर में उस गहरे जुड़ाव वाले हिमालयी जीवन की तुलना हमारी आज की हकीकत से करते हैं। तो फर्क तो देखिए बिल्कुल साफ है। कहाँ वो जमाना जब एक ही घर में कई परिवार रहते थे, पूरा का पूरा समुदाय, और कहाँ आज के सिंगल फैमिली घर। पहले नौला जैसे पानी के स्रोत होते थे जहां लोग मिलते जुलते थे, और अब बस डिजिटल स्क्रीन्स हैं। पहले साथ में रीति रिवाज और विश्वास थे, आज कम्युनिटी में कोई हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। मतलब हम एक समुदाय केंद्रित दुनिया से निकलकर एक व्यक्ति केंद्रित दुनिया में आ गए हैं, और ये बदलाव बहुत बड़ा है। और ये सब हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। आज की दुनिया जो अकेलेपन की महामारी से जूझ रही है, वो एक ऐसी संस्कृति से क्या सीख सकती है जो अपनी नींव में ही जुड़ाव का निर्माण करती है?